प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। मैंने आज जो टॉपिक लेके चलूँगा वो संघीय शासन प्रणाली के जो केंद्र और राज्य के बीच में जो सुझाव है कि जो विवाद होते हैं उनको किस प्रकार सुलझाया जाए या किस प्रकार जो है उन विवादों को दूर किया जाए, तो सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल मैंने आपके पास चर्चा की भी जो है संघीय शासन प्रणाली में जो है नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो दो प्रकार की नवीन प्रवृत्तियाँ आई हैं कि भारत को संघात्मक शासन कहें या एकात्मक शासन कहें। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता भी देखने को मिलती है और एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता भी देखने को मिलती है। हर विद्वान जो इस कंफ्यूज में थे कि भारत को कौन सा शासन कहें या कि एकात्मक कहें या संघात्मक कहें, इस प्रकार की समस्याएं जो सर सामने आई। इसलिए इस समस्याओं को समाधान करने के लिए मैंने आपको दो व्यवहारिक जो है दो प्रकार से इसको समझाने की कोशिश की। एक तो वैधानिक और संस्थागत रूप से समझाने की जो है प्रयास किया गया है, एक व्यवहारिक विचारधारा के अनुसार समझाने का प्रयास किया गया। तो दोनों में एक ही है कि जो दोनों के विचारों को समझकर ये कहने की बात जो है अर्थ संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इसलिए गुड सबसे अच्छा संघीय शासन व्यवस्था भारत को माना जाता है। सबसे बढ़िया जो शासन माना जाता है या संघीय शासन माना जाता है वो भारत को माना जाता है। सबसे फेवरेट जो है भारत का संविधान है। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता अगर कोई देशों में देखना चाहें तो भारत को देख सकते हैं, और फेवरेट जो है संघीय शासन व्यवस्था के रूप को भारत ने अपनाया है। इसलिए मैंने कल जो है दो रूपों में बताया, वैधानिक और दूसरा बताया व्यवहारिक रूप में बताया गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो केंद्र और राज्य के बीच में जो मनमुटाव होता है या जो विवाद चलता है, कई बार विवाद चलता ही रहता है, तो सत्ताएं बटी होने के बावजूद भी विवाद चलता रहता है, सत्ताओं का विभाजन होने के बाद भी विवाद चलता रहता है। तो इस विवादों को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो कौन कौन से जो विवाद हैं या उन विवादों को कैसे दूर किया जाए, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कि इन विवादों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपके विवादों को दूर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को दूर करने के सुझाव कौन कौन से हैं। तो देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है और संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होने के कारण केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शक्तियों का जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ शक्तियों के कारण या शक्तियों में विवाद हो जाता है। जब विवाद हो जाता है तो वर्तमान में इस प्रकार के विवाद काफ़ी सामने आए हैं। इन विवादों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव हैं, वो इस प्रकार है। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि केंद्र के पास राज्यों को विवेकानुसार अनुदान देने की शक्ति न रहे। कि केंद्र क्या करता है, अपने विवेकानुसार हर राज्य को समान अनुदान नहीं देता। केंद्र क्या करता है, केंद्र के पास राज्यों को विवेकानुसार अनुदान करने का जो है करने की शक्ति है, लेकिन वो नहीं करता है। तो केंद्र के पास राज्यों को विवेकानुसार अनुदान देने की शक्ति नहीं रहे तो विवाद दूर हो सकता है। क्योंकि केंद्र क्या करता है, कुछ राज्यों को ज़्यादा बेनिफिट देता है, कुछ राज्यों को कम बेनिफिट देता है। तो इस प्रकार के जो विवाद चलते ही रहते हैं। सरकारें अलग अलग होने के बावजूद भी जो है समस्याएं चलती रहती हैं। जो पहला होगा कि केंद्र के पास जो है राज्य के विवेकानुसार जो अनुदान है वो नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए कि सभी के लिए समान अनुदान होने चाहिए। तो विवेकानुसार नहीं, अपनी बुद्धि, अपने विकास, अपने मन, अपने विचारों के अनुसार जो है किसी राज्य को ज़्यादा फायदा पहुंचा दिया, किसी राज्य को कम फायदा पहुंचा, तो इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि वित्त आयोग को स्थायी संस्था के रूप में परिवर्तित किया जाए और इस आयोग का परामर्श केंद्र के रूप में विकास किया जाए। कि ये कह रहे हैं कि वित्त आयोग को स्थायी संस्था के रूप में जो है परिवर्तित किया जाए और इस आयोग का परामर्श जो है केंद्र के रूप में किया जाए। अगर इसका विकास आप किया जा रहा है तो केंद्र के रूप में इसका विकास होना चाहिए, लेकिन स्थायी रूप से इसका विकास होना चाहिए। दूसरा है नीति आयोग को स्वायत्त संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। कि नीति आयोग जब बना दिया गया है तो उसको डिसीजन लेने की स्वतंत्रता उसको दे दी जाए, संवैधानिक रूप से उसको अधिकार दे दिया जाए कि वो अपने अनुसार कार्य करे।
इसलिए कहा गया है कि नीति आयोग को स्वायत्त संवैधानिक रूप स्तर प्रदान कर दिया जाए ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कानून बना सके और देश में विकास कर सके। चौथा है कि अनुच्छेद 263 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए जो राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करे। तो देखिए अनुच्छेद 363 के अनुसार कहा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, वो राष्ट्रपति को समय समय पर परामर्श देने का कार्य करे तो समस्या आती हैं उनका समाधान तुरंत हो सके। राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक समिति बनाई जाए जिसके परामर्श पर राज्यपालों, न्यायाधीशों, नीति आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति हो। तो ये कहे कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक समिति बनाई जाए और उस समिति के माध्यम से ही राज्यपालों, न्यायाधीशों और नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जा सके। जो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं वह ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। नंबर 6 कि प्रशासन, वित्त और विधायी क्षेत्रों में केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्थाएं शिथिल हो। प्रशासन और वित्त और विधायी क्षेत्रों में क्या है, केंद्र का नियंत्रण अधिक रहता है। तो इसे इस समस्याओं का समाधान करने के लिए कह रहे हैं कि उनमें जो अधिकार ज़्यादा रहता है या नियंत्रण ज़्यादा रहता है उस नियंत्रण को कम किया जाए, उस कंट्रोल को कम किया जाए, जो भी शक्तियाँ हैं उसको कम किया जाए ताकि जो मनमुटाव, जो विवाद केंद्र और राज्य में होता है वो नहीं होगा। 7वां देखिए अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी राज्य सेवा में रहे उन पर पूरा नियंत्रण राज्य का होना चाहिए। कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति केंद्र के माध्यम से की जाती है, अच्छी बात है, और आईएएस के जो वैकेंसी होती है उनके माध्यम से किया जाता है, यूपीएस के द्वारा की जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर उसको राज्य में लगाया जाता है तो उसके ऊपर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, न बल्कि केंद्र का होना चाहिए। इसलिए उस व्यक्ति की नियुक्ति केंद्र के द्वारा तो की जाती है लेकिन जो नियंत्रण है ना वो राज्य का होना चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी राज्य सेवा में आते हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए। अगला जो बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना के अलावा प्रत्येक राज्य के लिए एक संवैधानिक सलाहकार समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्थापना ये समिति जो है संघीय प्रश्नों पर राज्य सरकार को परामर्श दे सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना तो होगी, साथ साथ एक संवैधानिक सलाहकार समिति की स्थापना भी होनी चाहिए। तो समय समय पर जो कानून है, जो अनुच्छेद हैं, जो अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों को समय समय पर राज्य को समझा सके कि ये अधिकार इसका है, ये अधिकार आपका है। इसके बाद है केंद्र राज्य सूची में विषय से बिल्कुल भी आक्षेप न करे, कि केंद्र राज्य सूची के विषय पे किसी प्रकार का आक्षेप ना करें। राज्य सूची के विषय से संबंधित कार्यक्रम में को लागू करने पर उस पर ध्यान व्यय करने आदि का पूरा उत्तरदायित्व किसको दे देना चाहिए, राज्य को दे देना चाहिए। इसलिए कहे कि केंद्र जो है राज्य सूची जो विषय हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिए, ये पूरा अधिकार उन्हीं के ऊपर दे देना, राज्य को दे दिया जाना चाहिए। इस प्रकार ये समस्या नहीं आएगी। 10वां जो बताया गया है कि इसमें केंद्र की अधिकाधिक उदार बनाना चाहिए कि वह महत्वपूर्ण मसलों पर राज्य को अपना विश्वास में लेकर चले, कि केंद्र की अधिकाधिक उदार बनाना चाहिए कि वह महत्वपूर्ण मसलों पर राज्य को भी साथ लेकर चले, कोई राज्यों का भी सहयोग होना चाहिए और विश्वास में लेकर चलना चाहिए। इसे क्या है कि जो समस्याएं हैं केंद्र और राज्य के बीच में जो समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। इसलिए केंद्र और राज्य में दोनों में पारस्परिक संबंध होना चाहिए, व्यवहारिक संबंध होना चाहिए ताकि समस्या दूर हो जाए। 11वां है कि संवर्ती सूची के कुछ ऐसे विषय राज्य सूची में रख दी जाए जिससे राज्य के अधिकारियों में जो वृद्धि हो, लेकिन कुछ केंद्र की शक्ति पर कोई आँच नहीं आती हो तो ये भी एक संभव है कि इन विषयों को सशर्त राज्य को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो है 13वां जो इसमें बताया, 12वां बताया कि राज्य की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक स्थायी किंतु गैर राजनीतिक समितियां गठित की जाए जो केंद्र और राज्य के मध्य जो आर्थिक समन्वय है या आर्थिक जो तालमेल है उसको दूर किया जा सके।
13वां है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधी और संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके उसकी शक्तियों में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि वे बिना किसी विवशता के स्वविवेक से कार्य कर सके। तो इसी प्रकार के राज्यपाल संबंधी, राष्ट्रपति संबंधी या संवैधानिक जो भी है परिवर्तन करके उसमें की शक्तियों में इस प्रकार की वृद्धि की जाए ताकि वो अपने स्वविवेक से, अपने माइंड से, अपने जो अनुभव से जो है उस शक्ति का प्रयोग कर सके। इस प्रकार मैंने आपको बता दें कि 13 पॉइंट हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में विवादों को दूर किया जा सकता है या विवादों को सुलझाया जा सकता है। तो देखिए निष्कर्ष ये निकला कि केंद्र और राज्य में विवादों को दूर किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये देश के विकास में 2 स्तरों पे अच्छा व्यवहार होना चाहिए और इसलिए केंद्र और राज्य के विवादों के निपटारे के लिए सुझाव सुलझाए गए हैं। इसलिए तो मैंने आपको जो आज बताया है, जो मैंने आपको आज बताया है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद हैं उन विवादों का जो है निपटारा किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो मैंने आपको जो है 13 पॉइंट जो आपको बताया है कि इस प्रकार अगर इस प्रकार की सुविधा है, इस प्रकार की व्यवस्था करोगे तो केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा और देश का विकास भी अच्छी तरह से होगा। इसलिए मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगा और अगले नेक्स्ट क्लास में आपका 4था लेसन स्टार्ट करूँगा। इसलिए आज 30वां लेसन पूरा हो चुका है, इसका काम कंप्लीट होना चाहिए और अच्छी राइटिंग में और सुंदर राइटिंग में जो मैंने आपको नोट्स करवाए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छी तरह से आपको याद भी करना है। जय हिंद।